नमस्कार आपको। सारे लोग आपके बारे में इतना जानना क्यों चाहते हैं? ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, बट देखिए अपना जो चाहे वो कोई आरोप लगे हों या कोई अच्छे कार्य से नाम जुड़ा हो, शायद ये रीज़न हो कि भाई लोग जानना चाहते हैं। दो चीजें हैं, मैं लोगों के ऊपर नहीं रखूंगा, अपने ऊपर भी रखूंगा। दो चीजें हैं जो लोग जानना चाहते हैं, और ये दो चीजें अलग अलग हैं। एक, शेर सिंह राणा राजपूतों के लिए लड़ाई लड़ने वाला हमेशा अपने आप को कहता है, और वही शेर सिंह राणा एक देश की सांसद फूलन देवी हैं। जब उनका कत्ल होता है तो वो एक इल्जाम लगता है। तो इस चीज को, जो अब तक कानून में सारी चीजें हुई, आप चूंकि डायरेक्ट आए हैं तो मुझे ये डायरेक्ट पूछना है कि राजपूतों की शान के लिए क्या आपने सिर्फ फूलन देवी का कत्ल किया था? कमाल ये था कि दो चीज और भी की, खुद आके एक्सेप्ट भी कर रहे हैं आप कैमरे पे। नहीं, देखिए फूलन देवी का जो आरोप मुझ पर लगा है, अगर आप उनकी सगी बहन ने भी अभी सामने आकर मीडिया में एक न्यूज़ 18 पर अभी थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू भी हुआ, 4 महीने पहले, मेरा और मुन्नी देवी जी का साथ में, उन्होंने कोर्ट में भी स्वीकार किया था, मीडिया के सामने भी स्वीकार किया कि जिस समय फूलन देवी को गोली मारी गई थी तो मैं उनके साथ मौजूद था। जब जो स्पॉट था, जो गोली जहाँ पर चली थी, वहाँ पर मौजूद नहीं था मैं। तो मेरा यही कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। और जो एक्सेप्टेंस की आपने जो बात की, वो शुरू का 2001 वाली, उसको भी कोर्ट ने कोई नोटिस नहीं किया। इसका रीज़न ये है कि कानूनन वो एक्सेप्टेंस गलत है, वो मानी भी नहीं जाएगी, क्योंकि वो थाने के अंदर, एक देहरादून में डालन वाला थाना है, उस थाने के अंदर वो रिकॉर्डिंग है, वो ANI के द्वारा की गई थी, और वो ANI वाले जो रिपोर्टर थे वो कोर्ट में आके गवाही भी उन्होंने दी थी, और उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि थाने के अंदर जो SHO का रूम है, पुलिस वालों की मौजूदगी में वो बयान लिया गया था। राणा साहब, यहाँ पे दो चीजें, एक होता है कि पुलिस कस्टडी में लोग अक्सर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मैंने ये क्राइम किया, मैंने ये जुर्म किया। आपकी कहानी थोड़ी अलग थी। फूलन देवी के मर्डर के 48 घंटे बाद जब दिल्ली पुलिस सब ढूंढ रही थी, तब पहले पुलिस नहीं आती, पहले आप खुद आते हैं सामने कैमरे पर, और आप एकदम एलानिया कहते हैं कि हाँ मैंने मारा फूलन देवी को। तो यहाँ पुलिस कस्टडी के दबाव और तनाव की तो बात ही नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बता दूं, आपको पूरे इंडिया में, आप तो खुद मीडिया से इतने मतलब जुड़े हुए हैं इतने सालों से, आप एक भी वीडियो ऐसा नहीं लेकर आ सकते हैं जिसमें मैंने एक्सेप्ट किया हो कि मैंने फूलन देवी को मारा। वो जो एक ही वीडियो है, वो जो एक्सेप्टेंस है, वो डालन वाला थाने के अंदर की ही वो वीडियो है, जो हर न्यूज़ चैनल पर चलती थी कि हाँ मैंने मारा। वो जो जिस सोफे पर मैं बैठा हूँ, वो थाना अध्यक्ष का कमरा है, और वहीं पर ही वो पुलिस वालों ने ही वो प्रेस जो मीट है वो अरेंज कराई थी। तो क्या पुलिस वालों ने दबाव डाला था कि आपको ऐसा बोलना है? ये तो स्वाभाविक बात है। देखिए, जो आदमी पुलिस कस्टडी के अंदर होगा, उस समय मैं पुलिस कस्टडी के अंदर ही था जिस समय के वो बयान हैं, तो स्वाभाविक बात है कि मैं दबाव में था। और मतलब बल्कि जिस समय का वो बयान है, आपको बता दूं, उससे करीब 2 से 3 घंटे पहले मैं पुलिस कस्टडी में था।
जिस समय का वो बयान है। तो मुझे मालूम है कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया या किस तरीके से वो बातें आई, तो उसको यहाँ पे बताना ठीक नहीं रहेगा शायद। जिस दिन ये हादसा हुआ 54 अशोका रोड था शायद, फूलन देवी। 44 था शायद, 44 अशोका रोड। अच्छा ठीक। दोपहर को 3 लोग थे गाड़ी में, मारुति में। उसमें उस गाड़ी में जब वो फूलन देवी पार्लियामेंट से घर लौट रही थी, उसके बाद दरवाजे के पास ही गोली मारी गई थी। तो उस गाड़ी में आप मतलब वहां पे नहीं थे उस वक्त? नहीं, देखिए क्या है, जो रियलिटी भी है और जो विटनेसेस के थ्रू भी आई है। जिस समय ये हत्याकांड हुआ था, जो कोठी है वो कोठी के गेट पर ये सब हुआ था, और मैं उस समय ऑफिस के अंदर मौजूद था। कहाँ पे ऑफिस? कोठी के अंदर वाली साइड में ऑफिस है। मतलब फूलन देवी के घर के ही ऑफिस में मौजूद थे। और जो उनकी सगी बहन है और जो उनका पीए है, इसके अंदर 4 आई विटनेसेस थे। मैं आपको बता दूं, 4 आई विटनेसेस में ये 2 भी आई विटनेस है। एक मुन्नी देवी है और एक कालीचरण है। कालीचरण उनके पीए हैं और मुन्नी देवी उनकी रियल छोटी सिस्टर है। उन दोनों ने ही बताया कि जिस समय गोली चली, शेर सिंह हमारे साथ ऑफिस में बैठे हुए थे, और जब गोली चली तो हम तीनों ही बाहर की तरफ आए ये देखने के लिए कि भाई क्या हुआ है। जितनी देर में ये सब हो रहा था तो हमने देखा कि 2 नकाबपोश लोग, मास्क फेस पर्सन्स, गोली चला रहे हैं। और जितनी देर में हम कुछ सोचते या समझते और हमने हल्ला मचाया, तब तक वो जो मास्क फेस पर्सन्स थे दोनों, वो गाड़ी में बैठकर वहां से भाग गए। ये उनके बयान है, यही रियलिटी है। पर दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल किया था उसमें यह था कि जो मारुति कार में लोग बैठे हुए थे वो आपके जानने वाले, आपके लोग थे। देखिए, वो तो पुलिस का अपना काम है, लेकिन पुलिस की बात को स्वीकार नहीं करा गया ना कोर्ट के द्वारा। पुलिस तो कुछ भी लिखेगी। तो लेकिन मेन बात है कि जो हमारे ऑनरेबल कोर्ट है वो क्या जजमेंट देता है। ऑनरेबल, आपको मैं इसमें एक बात और बता देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से पूरे दुनिया को ये बात पता भी चले। देखिए क्या है, हमने एक आरटीआई डाली थी, आप भी डाल सकते हैं वो, और उसी आरटीआई के दम पर ही पुलिस की जो झूठी बात थी वो खुल गई। क्या खुली? हमने एक आरटीआई डाली पार्लियामेंट के अंदर, एक आरटीआई डाली दिल्ली पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में। दोनों से क्या जवाब आया कि जिस समय जो गोली चलाने वाले थे, द असैलेंट्स वर मास्क फेस। ओके। जो उस समय होम मिनिस्टर थे आडवाणी जी, आडवाणी जी ने पार्लियामेंट के अंदर उस 25 जुलाई में भी, प्लस उसके 5 दिन के बाद भी, क्योंकि 3-4 दिन के लिए पार्लियामेंट का सेशन खत्म कर दिया गया था, और जब 4 दिन बाद या 5 दिन बाद दोबारा से वो बैठे, 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, तो दोबारा उन्होंने बयान दिया। तब तक जब उन्होंने 5वें दिन जब बयान दिया और 2 दिन बाद मेरी अरेस्टिंग हो चुकी थी, जो आई विटनेसेस हैं उनके बयान दर्ज हो चुके थे तब तक, है ना। लेकिन 5 दिन बाद भी पार्लियामेंट के अंदर आडवाणी जी ने लिखित में बयान दिया कि द असैलेंट्स वर मास्क फेस, यानी कि गोली मारने वाले मास्क पर्सन्स थे। ठीक, बिल्कुल। यही सेम बात जो है पुलिस कमिश्नर ने भी अपने प्रेस रिलीज में दी थी। बिल्कुल। लेकिन और मजे की बात है कि वो जो मास्क है वो पुलिस ने रिकवर किए थे एट दी स्पॉट से, गाड़ी के अंदर। गाड़ी खाली छोड़ के जब भाग गए थे उस गाड़ी से, उसी गाड़ी से वो मास्क भी रिकवर किए गए थे। लेकिन पुलिस वालों ने जो अपनी जो चार्जशीट है उसमें क्या दिखा हुआ है, मास्क गायब किए हुए हैं। मतलब पुलिस वालों ने क्या लिखा हुआ है कि भाई किसी ने भी कुछ चेहरे पे नहीं ओढ़ा हुआ था, क्लियर फेसेस थे,
कि ये 4 आई विटनेसेस हैं और इन चारों ने गोली मारते हुए देखा। लेकिन जो मुन्नी देवी है, जो फूलन देवी की सगी बहन है, जो पीए है, जो एक पब्लिक विटनेस था जो कि सड़क से जा रहा था, उन तीनों ने बताया कि गोली मारने वाले मास्क पर्सन थे, उनके चेहरे ढके हुए थे और हमने उनका चेहरा नहीं देखा। तो ये तीनों ने बोला। और जो चौथा जो विटनेस है, आई विटनेस, जो पुलिस वाला है, उसने कहा कि कोई भी चेहरा ढका हुआ नहीं था, कोई मास्क भी नहीं था और शेर सिंह ने गोली मारी। लेकिन जो जज साहब हैं, जज साहब ने इस बात पे फैसला करा कि भाई 3 लोग कह रहे हैं कि मास्क फेस थे, एक कह रहा है नहीं था। लेकिन इन तीनों के सपोर्ट में दिल्ली पुलिस का पुलिस कमिश्नर है, और वो जो पुलिस कमिश्नर का जो स्टेटमेंट है, मैं आपको बता दूं, जो जॉइंट सीपी के थ्रू गया हुआ है, वो क्या है, नीचे से अटेस्टेड कॉपियां हैं। जैसे पहले एसएचओ का उस पर स्टैंप है, फिर एसीपी का है, फिर डीसीपी का है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हवाई बात कर दी हो। तो नीचे से ही वही कागज बना है जिसमें पूरा एसेलेंट्स फॉर मास फेस लिखा हुआ जा रहा है। प्लस देश का होम मिनिस्टर कह रहा है। फिर हमने ये भी जानकारी ली, भाई होम मिनिस्टर अपनी बात को वहां पे रखता कैसे है। तो वो पुलिस कमिश्नर ऑफिस से पहले गृह मंत्रालय में जाता है पूरे पेपर्स बन के, और फिर उन्हीं पेपर्स के बिहाफ पे आगे बयान देते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो जज साहब ने कहा कि एक तरफ तो एक आईओ जो इंस्पेक्टर रैंक का है, जो बयान लिखता है, तो वो कह रहा है कि भाई कोई भी नकाब नहीं था। लेकिन एक तरफ जो है 3 आई विटनेसेस कह रहे हैं, प्लस उनकी बात को सपोर्ट कर रहा है पूरा पुलिस से नीचे से ऊपर का डिपार्टमेंट और गृह मंत्री देश के। तो ये बात दमदार है। प्लस जुलाई के महीने में अगर गाड़ी के अंदर मंकी कैप्स रिकवर हो रही हैं, तो इतनी सर्दी का टाइम नहीं है, इट मीन्स दे आर यूज्ड। तो इसलिए ही उसकी थ्योरी को नहीं माना गया, ये वाली थ्योरी मानी गई। तो फिर सजा क्यों दी? देखिए, इसमें 12 एक्यूज थे, 11 को एक्यूटल किया। ठीक है जी, 11 को एक्यूटल किया, मुझे अकेले को उन्होंने सजा दी। जो जज साहब हैं, जज साहब तो देखिए सारे हम तो भगवान का रूप मानते हैं धरती पर, क्योंकि वो ऐसी गद्दी पर बैठते हैं जहां न्याय करते हैं। जो जिन्होंने मुझे सजा दी है, जज साहब ने, वो बहुत ही ऑनेस्ट और बोल्ड जज साहब की इमेज है उनकी। और अभी वो कोयला घोटाले के स्पेशल जज हैं, भरत पराशर जी। और आप सोचिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने हमारे केस के जस्ट बाद उनको वो नियुक्ति दी थी। तो मुझे उनसे कोई नाराजगी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। उनको तो अच्छे जज हैं, इंसाफ पसंद जज हैं, तो इसका मतलब आप मानते कि उन्होंने सही फैसला दिया? नहीं, देखिए मैं आपको आज बता देता हूँ। हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए, मेरे को यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए, बट बहुत हाईली प्रेशर था, बहुत हैवी प्रेशर था कि सजा देनी है। लेकिन क्यों प्रेशर? शेर सिंह राणा एक ऐसा भी नहीं कोई बहुत, उस वक्त आप पॉलिटिकल पार्टी या कुछ ऐसी चीजें थी, तो फूलन देवी के कत्ल में एक शेर सिंह राणा को ही सजा दिलवानी है, उसके लिए ऊपर तक जोर लगाई जाए। इसके पीछे क्या वजह या साजिश हो सकती है? आप ही क्यों? देखिए, मेरे को यहाँ पे ये बातें बोलते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप मुझे वहाँ पे क्या हुआ है, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स जो थे, उन्होंने वहाँ पे जाके समझ लीजिए हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट करी कि इतना हाई प्रोफाइल केस है, हमारी इंसल्ट हो जाएगी, पूरे देश में दिल्ली पुलिस की बदनामी हो जाएगी अगर सब लोग एक झटके में छूट गए। आज मैं आपसे एक बात और बता रहा हूँ कि वो जो मेरा फैसला है वो एक्यूटल का ही बना हुआ था। हमें
मतलब विश्वास भी था, और जैसे नीचे का जो ऑफिशियल वर्क जो करते हैं कोर्ट के अंदर, यही था कि भाई सब लोग छूट गए। लेकिन 2 बजे के बाद कुछ हुआ होगा, फिर सज़ा दी गई मुझे अकेले को। लेकिन आप देखेंगे कि वो सज़ा का जो फैसला है वो उस दिन अपग्रेड नहीं हुआ, ऑनलाइन 2 दिन बाद हुआ, क्योंकि फिर उसमें बाद में चेंज करे गए। मतलब हाई प्रोफाइल केस है, बदनामी होगी पुलिस की, सिर्फ इसलिए शेर सिंह राणा को बलि का बकरा बना दिया गया। अगर आप मेरा जजमेंट पढ़ेंगे तो आप मन ही मन मुस्कुराने लग जाएंगे। देखिए मैं बताता हूँ, मैंने जजमेंट पढ़ी है, तो बहुत डिटेल में पढ़ी। उसमें मेरे को आर्म्स एक्ट में बरी किया हुआ है जज साहब ने। क्या लिखा है उसमें आर्म्स एक्ट में बरी करते हुए, क्योंकि कई अंडर सेक्शंस थे ना उसमें, जैसे 302, 307, 120B आर्म्स एक्ट। तो सबसे पहले जब फैसला में आता है आर्म्स एक्ट में आता है, जब आर्म्स एक्ट में बरी होता हूँ मैं, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि एक आदमी ने फूलन देवी को गोली मारी, एक आदमी ने बॉडीगार्ड को गोली मारी, और एक आदमी इनको गाड़ी में बैठाकर भगाकर ले गया। ये नहीं पता चल रहा है कि शेर सिंह राणा ने फूलन देवी को गोली मारी या गार्ड को मारी या फिर गाड़ी में बैठाकर लेकर गया है, क्योंकि ये पता नहीं चल रहा है। इसलिए कि भाई ये गोली मारने वाला है या फिर गाड़ी में बैठाने के लेके जाने वाला है, इसलिए आर्म्स एक्ट में मैं इसको बरी करता हूँ। चलिए यहीं पे ये अब चीज आती है। हाँ, आर्म्स एक्ट वाले से सवाल जुड़ा हुआ। आपने कहा कि उस दिन आप उसी फूलन देवी के घर में, सरकारी घर में अंदर ऑफिस में बैठे हुए थे। अंदर ऑफिस में जब आप बैठे हुए थे तो आपको पहली बार कब पता चला कि यह गोली की आवाज आई, फिर आप बाहर आए तो आपने क्या देखा? देखिए, जो उनकी बहन है मुन्नी देवी और जो उनके जो हस्बैंड थे, हस्बैंड तो घर पे नहीं मालूम नहीं है मेरे को, वो जो पीए थे है ना कालीचरण जी, वो वहां बैठे हुए थे। और जब आवाज आई, शायद मुन्नी मेरे ख्याल में किचन में थी और जो पीए है वो और मैं वहां पे बैठे हुए थे, और मेरे सामने ही फोन किया गया। कालीचरण जी ने ये अपनी गवाही में बताया हुआ है कि जब पुलिस को फोन किया तो शेर सिंह वहां पे मौजूद था, ठीक है, फोन करते हुए। तो वो जो नकाब के अंदर लोग हैं वो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन शेर सिंह नहीं हो सकता, ये तो निश्चित जब पता बात चला है। तो आपका रिएक्शन क्या था? आप ऑफिस से बाहर निकले? हाँ, मैं ऑफिस से बाहर निकला, उन्हीं के साथ निकला मैं। ठीक है, फिर? और उसके बाद क्योंकि मेरे को थोड़ी भाई घबराहट होगी आदमी को जब इस तरह का वाक्य हो जाएगा, अपनी आंखों से देखेगा। घबराहट हुई तो देखिए, उसी स्थिति में मैं कोई डिसीजन नहीं ले पाया और मैं वहां से चला गया। शायद यही मेरी गलती थी। तो उनको बलि का बकरा बनाने के लिए एक मुर्गा मिल गया। मतलब जब आप गए तब तक फूलन देवी को हॉस्पिटल ले जाया जा चुका था? नहीं, उनको मेरे सामने ही हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। किस हालत में देखा आपने फूलन देवी को? वो नीचे पड़ी हुई थी बस, और वो गेट के पास थी पड़ी हुई। तो आपको लगा नहीं कि हॉस्पिटल साथ ले जाना चाहिए? नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, उनसे मेरे कोई बहुत घनिष्ठ रिलेशन नहीं थे। मैं वहाँ पे शायद दूसरी बार ही गया था उनके पास ना। किस लिए गए थे? हाँ, ये मेरे एक परिचित थी उमा कश्यप, वो मेरे रुड़की में परिचित थी। वो एकलव्य सेना की अध्यक्ष बनी हुई थी उत्तराखंड की। वो और उनका हस्बैंड, हम भी उस समय युवा थे, घूमने फिरने का भी शौक था, और ईश्वर की कृपा से हमारे पास साधन संपन्न परिवार से हैं, तो गाड़ी वगैरह सब चीज़ थी। तो जैसे कि लोग अपने साथ लेके चले जाते हैं, चलो भाई घुमा के ले आते हैं, वो करते हैं, तो बस वही मोटिव था कि उन्होंने कहा कि भाई गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी,
तो बल्कि मैं जाना भी नहीं चाहता था उस दिन, लेकिन वो शाम को मेरे घर पर आए थे तो उन्होंने मेरे को काफी वो किया। तो आप गए, लेकिन यहीं पे एक चीज है राणा साहब, वो ये है कि जो एकलव्य सेना फूलन देवी की बात है जो उन्होंने बनाया था, हाँ उस एकलव्य सेना से जुड़ने के नाम पे जो दिल्ली पुलिस ने बताया था अपनी पूरी थ्योरी में हाँ कि उस एकलव्य सेना से जुड़ के एक साजिश रची गई थी ताकि फूलन देवी के करीब पहुंच सके, उनके घर तक जा सके। तो आपने उस एकलव्य सेना का इस जो वेस्टर्न यूपी है इसमें पार्टी में कोई पद लेकर और फिर फूलन देवी के बार बार करीब जाना, और ये एक साजिश का प्लान का हिस्सा था, ये दिल्ली पुलिस की आपकी पूरी उसमें है। हाँ, देखिए उन्होंने चार्जशीट में यही सब कहानियां लिखी हुई हैं, लेकिन मैंने आपसे बताया ना, चार्जशीट तो एक कहानी होती है, जैसे फिल्म की कहानी होती है, उसको आप, ये तो आईओ ने मेरे से कहा, मैंने कहा कि आपने इसमें सर इतने मतलब वो लिखा हुआ है, फालतू की बातें लिखी हुई हैं, झूठ झूठ। वो कहने लगे शेर सिंह जैसे फिल्म की कहानी लिखी जाती है ना, थोड़ा मिर्च मसाला नहीं लगेगा तो फिर मजा कैसे आएगा। ये उनके शब्द हैं जो मेरे आईओ थे। फिल्म की कहानी मिर्च मसाला नहीं हो तो मजा आएगा, तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी भी तो गलती है। आपको भी फिल्मों से लगता है प्रेरणा लिया हुआ, आपको हीरो बनने का शौक है, क्योंकि जब गिरफ्तार हुए फिर तिहाड़ जेल गए तो आपने ये कहा था कि शेर सिंह राणा अपनी मर्जी से पकड़ाया है और जब मन करेगा वो तिहाड़ से फुर हो जाएगा, और सच में तिहाड़ से फुर हो गया। देखिए ऐसा मैंने कहा था, तो अगर कहा था तो मेरे को ध्यान नहीं है, देखिए मैं आपको बताऊं। हाँ, बट अगर मैंने कहा होगा तो अगर किसी को आप नाजायज तरीके से जेल में भेजेंगे तो आदमी गुस्से में यही कहेगा भाई मैं जेल में ज्यादा दिन नहीं टिकूंगा, है ना। और फिर जेल में जाने के बाद जब मुझे ऐसा पता चला, लेकिन ये सारे हजारों लाखों कैदी कहते हैं कि हमको तो जेल में नहीं रहना, कौन रहना चाहेगा, लेकिन सब शेर सिंह राणा टाइप भागते भी नहीं इतनी आसानी से। देखिए जेल में जितने भी लोग हैं हर समय 1 पॉइंट प्रोग्राम होता है भागने का ही सबका। अच्छा। तभी तो पुलिस लेके जाती है हाथ पकड़ के जंजीर लगा के। अब ये कोई जिसका सौभाग्य होता है या जिसकी कुछ एम होती है जो निकलना चाह, तो आपको ये सौभाग्य कैसे मिला तिहाड़ से बाहर निकलने का, जरा वो बताएं। ये देखिए मेरा, अब ये तो मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगा अभी, जितना बता सकते हैं। हाँ, ये तो सबको मालूम ही है कि भाई कुछ लोग आए थे लेकर चले गए, यही सब पेशी के नाम। हाँ, तो बस जेल से इतनी आसानी से उम्मीद थी कि तिहाड़ में हम प्लान कर रहे हैं और निकल भी जाएंगे और कोई रोकेगा नहीं, देखेगा नहीं आपको, मतलब इतना कॉन्फिडेंस लगता था इतनी इजीली भाग जाएंगे, वो भी तिहाड़ जैसे जेल से। देखिए इजी जीवन में कुछ होता नहीं है, और लेकिन मेरा ऐसा जीवन के अंदर मानना है कि हमेशा प्रयास करना चाहिए लाइफ के अंदर, पॉजिटिव प्रयास होना चाहिए। मैं आपको अपने दिल की एक भावना बता देता हूँ। मैं अपने देश से बहुत प्यार करने वाला आदमी हूँ। जिस समय मैं अफगानिस्तान गया था, आपको बताऊं मैं, हाँ नहीं, मैं आप बढ़े आगे इसलिए मैं आगे इसी पे धीरे दे रहा था। तो खैर सौभाग्य कैसे मिला तिहाड़ जेल से, जाहिर सी बात है कुछ वजह भी हैं, कानूनी भी है, आप डिटेल में नहीं बताएंगे। लेकिन जब आप जेल से निकले उसके बाद गायब, दिल्ली पुलिस से लेकर सबके हाथ पैर फूल रहे हैं, शेर सिंह राणा को ढूंढा जा रहा, कहीं नहीं मिल रहा। अचानक शेर सिंह राणा का एक वीडियो आता है और मीडिया पे छा जाता है। पता चला कि जिसे हम हिंदुस्तान में शहर शहर ढूंढ रहे हैं वो तो अफगानिस्तान पहुंच चुका है। तो ये तिहाड़ जेल से निकलकर अफगानिस्तान जाने का ख्याल कैसे आया और क्यों गए? देखिए जब मैं जेल के अंदर था तो बाहर जो है बहुत बड़े मूवमेंट्स चल रहे थे
कि भाई जो हमारे आखिरी भारतीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान है, उनकी समाधि पर जूते चप्पल मार के उनको अपमानित किया जाता है। एक दिन मैंने अखबार में, क्या है कि जेल में, तिहाड़ जेल में मैं हाई सिक्योरिटी वार्ड में था। तो हाई सिक्योरिटी वार्ड में या तो जो हाई प्रोफाइल केस हैं वो, या फिर सारे जो टेररिस्ट हैं वो लोग रहते हैं। तो मेरे साथ भी बहुत सारे तालिबानी आतंकवादी, कश्मीरी आतंकवादी, और जैसे यहाँ पे तब तो शायद इंडियन मुजाहिदीन तब नहीं थी, ये थी तब सिमी वगैरह थे। इन लोगों के लोग थे मेरे साथ। तो वहाँ पे क्या होता है, सुबह के टाइम पे जैसे अखबार वगैरह आते हैं, सब लोग एक साथ ही बैठ के पढ़ते हैं। जैसे कोई हिंदी का पढ़ेगा, कोई इंग्लिश का, कोई उर्दू का, जिसको जो भाषा समझ में आती है। तो एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा वहाँ पे कि भाई ऐसे ऐसे, मैं कई दिनों से पढ़ रहा था एक्चुअली, लेकिन उस दिन भी मैंने पढ़ा कि बाहर जो है बहुत बड़ा मूवमेंट चला रहे हैं, और चंद्रशेखर जी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और अमर सिंह जी, और एक दो के और भी नाम थे, यहाँ पे एनसीआर में उन्होंने कोई सभा वगैरह की थी, और ये लोग मूवमेंट चला रहे हैं भाई समाधि को वहां से लाया जाए। फिर मैंने एक दिन पढ़ा कि अजमेर के अंदर जो है राजस्थान में बहुत बड़ा इसके लिए कार्यक्रम आरएसएस वालों ने किया। उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसे हमारे पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि के साथ बदतमीजी की गई तो फिर हम अजमेर में भी ख्वाजा की जो दरगाह है उनके साथ भी ऐसे करेंगे। तो जब पढ़ा अखबार में, मैंने उनको कहा कि भाई ये देखिए, जो इंसान नहीं है उसकी समाधि पर जूते चप्पल मारने का क्या लाभ है, उनको अपमान क्यों किया जाता है। और मैंने कहा देखो, अब बीजेपी की सरकार है और आरएसएस वाले जब डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं तो अब आप देखना ये सरकार वहां से लेकर आ जाएगी। तो वो हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे राणा जी जब 800 सालों में कोई नहीं ला पाया तो इनकी क्या हैसियत है लेके आने की। और फिर वो कहने लगे कि हिंदुस्तान में तो ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ कि अफगानिस्तान जाके ऐसा कुछ ला सके या कुछ कर सके, ये तो हम हैं अफगानी जो यहाँ पे आके कुछ भी कर सकते हैं आपके देश में। तो मैंने उसको कहा मैं जाऊंगा, तो हंसने लगे, कहने लगे हमारे इतने बड़े बड़े संगठन हैं, जब हम लोग नहीं जा सकते यहाँ तिहाड़ जेल से, तो आप पहले तिहाड़ जेल से ही निकल जाओ, वहां जाने के क्या सपने देख रहे हो। तो मैंने कहा तिहाड़ जेल से भी निकलूंगा और वहां पर भी जाऊंगा। तो वो कहने लगे कि चलो देखते हैं। तो अब मेरे मुंह से निकल तो गया, फिर मैं बाद में, मेरे को रात को नींद ही नहीं आई। मैंने सोचा तेरी बड़ी बेइज्जती होगी, अब तूने यहाँ बोल दिया, क्योंकि जेल का माहौल आपको बता दूं, वहां पर आप जो है बतौलेबाजी नहीं कर सकते। 10-10, 20-20 साल से एक साथ ही रह रहे लोगों को ये भी मालूम होता है एक दूसरे के बारे में। अब देश के जितने टेररिस्ट हैं, मुझे ये भी मालूम है कि ये रोटी कितनी खाता है, कितनी बार जाके जो है फ्रेश होता है। क्योंकि जब आपको वहाँ 100 लोग हो, ज़्यादा लोग होते नहीं है वहाँ पे, है ना, 20-50 लोग हो, आपको मालूम है कि भाई ये आदमी जो है, तो रोज वहाँ पे बहसबाजियां भी चलती हैं। आपके साथ एक दूसरा भी जुड़ा होगा, चाहे आप माने ना माने, लेकिन जेल में जब आप गए होंगे तो ये तो पता होगा कि शेर सिंह राणा है ये, जिसके ऊपर फूलन देवी के कत्ल का इल्जाम है, फूलन देवी को मार के आया। तो थोड़ा सा जेल के अंदर आपका रुतबा दूसरा होगा। नहीं देखिए, रुतबे की तो कोई बात ही नहीं होती जेल के अंदर। और सुना है कि होता है जो बड़े बड़े काम करके आता है वो थोड़ा फिल्मों में भी यही दिखाते हैं। नहीं, आपको मैं रियलिटी बता दूं, फिल्मों में भले ही कुछ भी दिखाते हो, लेकिन जेल के अंदर असली, जेल के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर बदमाश सिर्फ एक ही है। बदमाश नहीं बोलेंगे, ताकत सिर्फ एक ही होती है, वो होती है एडमिनिस्ट्रेशन।
ठीक है, हाँ, वो जब तक थोड़ा रिलीफ दे तो दे, उसके सामने किसी की नहीं चल सकती, चाहे कोई अपने आप को कितना भी तुर्रम खा बनता हो। एक दिन मैंने बहुत साल पहले, मेरे को आज भी वो शब्द उसके ध्यान आते हैं, शाहबुद्दीन थे बिहार के, है ना, इतने बड़े माफिया डॉन थे। तो उन्होंने एक दिन बहुत बढ़ चढ़ के बहुत बड़ा बयान दिया था कि भाई ये सर किसी के सामने झुक नहीं सकता, ये है वो है। लेकिन अभी आप स्थिति सब देखते ही हो, है ना। तो कानून और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे कोई जीत नहीं सकता। देखिए, ये एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है। जेल का भी यही माहौल होता है। बहुत बड़े बड़े आतंकवादियों को हमने घुटने के बल बैठे हुए देख रखा। राणा साहब, दूसरी भी तस्वीर है कि जेल के अंदर जो खेल होता है, हाँ, वीडियो तस्वीरें अभी तो यूपी। हाँ, नहीं, वो क्या होता है ना, देखिए, वो एक्चुअली वो एडमिनिस्ट्रेशन की वो नहीं होती, वो किसी इंडिविजुअल पर्सन का लालच होता है। मान लीजिए, जैसे जो चीज आप देखते हैं, अब मान लीजिए कोई सुपरिटेंडेंट है जेल का या जेलर है, अब उसको 1,50,000 का लालच आ गया, उसको किसी ने दे दिए 2 लाख 5 लाख, उसने कहा भाई ये 2 लाख ले लो, मेरे को ये सुविधा दे दो, तो वो दे दिया। लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है ना, वो उसका एक अंग है। तो अंग तो हर जगह गड़बड़बाजी करते ही हैं, तभी तो गड़बड़ होती हैं, बट वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, मतलब उसको आप ये नहीं बोल सकते। हाँ, तो तिहाड़ जेल से जब आप निकल के अफगानिस्तान पहुंचे, तो अफगानिस्तान में क्या था, और फिर आपने जो जुबान दे दी थी कि लोग कहेंगे बतौलेबाजी कर रहा है, तो वो मिशन कैसे पूरा किया? देखिए, वहां से निकलकर सबसे पहले तो पासपोर्ट की जरूरत थी। हाँ। पासपोर्ट बना मेरा झारखंड से, रांची से, संजय गुप्ता के नाम से पासपोर्ट बना था। और संजय गुप्ता के नाम से पासपोर्ट बना सबसे पहले, फिर बांग्लादेश गया मैं। कुछ समय बांग्लादेश रहा मैं। बांग्लादेश में मैंने कॉलेज था, नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी, वहाँ पे इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन ले लिया था, क्योंकि कुछ समय मेरे को एक तो अपने आप को थोड़ा अंडरग्राउंड रखना था, प्लानिंग के लिए भी। और वहाँ पे क्योंकि आप 3 महीने का मेरा वीज़ा था स्टार्टिंग का, तो अब 3 महीने के बार बार तो मिलेगा नहीं, तो फिर स्टूडेंट वीज़ा की वजह से फिर मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया था कॉलेज में। और फिर वहाँ पे सबसे पहले मैंने अप्रोच किया अफगानिस्तान एम्बेसी में। कुछ बातें हैं, पता नहीं बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, बट बतानी भी चाहिए, इससे लोग थोड़े सावधान भी होंगे। आपको बता दूं, उधर का पासपोर्ट भी बन गया था, तो उधर का भी था मेरा ना एक, तो उसको लेकर मैं अफगानिस्तान एम्बेसी में गया। मैंने सोचा एज ए बांग्लादेशी, उधर के पासपोर्ट से आसानी से मिल जाएगा। हाँ, एज ए बांग्लादेशी चले जाते हैं। तो वहाँ पे जब गया तो बंगाली मेरे को थोड़ी थोड़ी आ गई थी बोलनी ना, समझता भी था और बोल भी लेता था। उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए। तो फिर मैं वहाँ से निकल के आया, तो अब जो जाने का रास्ता था उस दौरान आपको बता दूं, सिर्फ 3 ही जगह से फ्लाइट थी काबुल की। एक आपकी दिल्ली से थी, और एक पाकिस्तान के इस्लामाबाद से थी, और एक दुबई से थी। बस 3 ही फ्लाइट थे। हाँ, आपने दुबई का रास्ता पकड़ा? हाँ, लेकिन मैं उससे पहले का बताता हूँ। मेरे पहले उससे फेलियर हुआ एक ना। मैं क्या है कि मैं गया पहले वहां पे पाकिस्तान एम्बेसी में, जो बांग्लादेश में पाकिस्तान एम्बेसी है, मैं वहां पे गया पहले। वहां इसलिए गया कि मैंने उधर बात कर ली एम्बेसी में, अफगानिस्तान एम्बेसी में जो बांग्लादेश में है। उन्होंने कागज बता दिए, ये चाहिए हुआ भाई। उसके बाद मैंने, जैसे हमने पता किया, तो उन्होंने बताया हमें कि भाई ये 3 जगह से फ्लाइट है। अब मैं दिल्ली से जा नहीं सकता था। दुबई में अपना कोई वो नहीं था,
उस समय तक। अब मैंने सोचा अब क्या करूं भाई, पाकिस्तान से जाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि मैं पाकिस्तान एम्बेसी में गया। तो वहाँ पे पता नहीं वीज़ा काउंसलर थे, अब नाम तो मेरे को ध्यान नहीं है उनका। तो हम गए वहाँ पे। तो जब मैं गया वहाँ पे 9 बजे सुबह पहुँचा, तो वहाँ सब खत्म हो चुका था। तो मैं मेन गेट पर गया, मैंने उनको बताया भाई ऐसे ऐसे आया मैं इंडिया। मैं वहाँ पे एज ए इंडियन ही बन के गया था उस एम्बेसी के अंदर। तो उन्होंने मुझे एक हॉल में बैठवा दिया। पहले उन्होंने अंदर बात करी किसी से, फिर एक हॉल में बैठा दिया, 1-2 घंटा बैठे रहे। मेरा एक दोस्त है वहाँ पे, शाहीन, बांग्लादेश में, बहुत उसने मेरी बड़ी हेल्प करी हर चीज़ में, और बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा अभी भी। तो शाहीन भाई और मैं वहाँ बैठे रहे। उसके बाद जो है उसने मेरे को ऊपर बुलाया, वीज़ा काउंसलर ने। उसने मेरा इंटरव्यू लिया। पहले तो उसने मेरे से कहा, मुझसे कहने लगे कि अरे भाई आज बड़ा अच्छा लगा मुझे, ये बंगालियों के बीच में तो बंगाली बोल बोल के सुन के परेशान हो गया, आज हमारी भाषा बोलने वाला हमें मिला है। तो मैंने कहा जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर मेरा पासपोर्ट उन्होंने लिया, इंडिया वाला जो था। तो उसको एक छोटा सा कमरा था, वो एक लंबे से आदमी को उन्होंने घंटी बजाई तो वो आया, उसको वो मेरा पासपोर्ट दे दिया। Father's Day celebration is about to start. Please join us at the foreground. तो वो पासपोर्ट लेकर बाहर चला गया। उसके बाद मेरे से वो जो ये था जो वीज़ा काउंसलर था, वो बात करने लगे। वो कहने लगे कि आप हिंदू हैं? मैंने कहा हाँ जी, संजय गुप्ता। ये चल पाएगा अभी? एक खुशखबरी मैं आपको सुनानी है, और फाउंडर्स डे की सेलिब्रेशन में शुरू होने वाली है। पहुंचिए जल्दी। अच्छा, ये शो चलता रहेगा तो इसलिए ओके, थोड़ा सा जल्दी में। हाँ अच्छा, तो उन्होंने फिर लालच वगैरह भी दिया उस दिन तो नहीं। तो फिर बाद में उन्होंने मेरे को, उस समय रमजान का टाइम था, तो उन्होंने मुझे बाद में बुलाया। फिर उन्होंने कहा देखिए हम देते तो नहीं है, लेकिन हम आपके लिए कोशिश करेंगे। फिर उन्होंने मुझसे कहा दिल्ली से चले जाओ आप। मैंने कहा जी नहीं नहीं। उनको समझ में आ गया कि भाई ये आदमी मतलब अलग लाइन का आदमी है, हाँ, क्यों इन दिल्ली से क्यों नहीं जा रहा है। तो फिर बाद में मैं यहाँ पे मुंबई में कॉन्सुलेट है अफगानिस्तान का, वहाँ पे मेरा बंदोबस्त हो गया। तो फिर वो मेरे को बार बार जब मैं दोबारा मिला तो उन्होंने मुझसे कहा आप हमारे साथ काम करो, ये है वो है। मैंने उनको ये कहा था मैं बांग्लादेश में रह के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता हूँ। उन्होंने कहा हमारे बहुत लोग हैं, उनके साथ मिलिए। फिर लास्ट में जब मैंने उनको थोड़ा अवॉइड करना शुरू करा, तो एक दिन बार बार फ़ोन करने लगे, बात नहीं करा। वो मुझसे कहने लगे कि ऐसा है संजय जी, हमें मालूम है शेर सिंह जी आ जाइए, वरना कहीं और भी भेज देंगे आपको। पता चल गया तो? हाँ पता चल गया। फिर उन्होंने मुझे कहने लगे हमारे साथ मिलके काम करो, आपकी हेल्प करेंगे। मैंने कहा जी आप तो बम फोड़वाते हो, हम बम फोड़ने वाले आदमी तो है नहीं। कह रहे अरे सबसे बम नहीं फोड़वाते, आप हमारे दोस्त हो, वहाँ बहुत हमने सरदार रखे हुए हैं, सिख हैं कई और ये। तो मैंने कहा जी हम तो ऐसे नहीं रहना चाहते कहीं। फिर मैंने सोचा कहीं मुझे पकड़वाई ना दे, धमकी भी दे रहा था वो कि भाई वहीं तिहाड़ में ही पहुंचेगा, फिर दिल्ली में ही। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने उनका वो मोबाइल ही तोड़ दिया वो अपना। तो अब उनको कैसे पता चला ये तो मुझे आज तक खुद नहीं पता चला, लेकिन इतनी बड़ी एजेंसी है भाई, उनको सोर्सेस तो है ही उनके पास। खैर फिर मैं वाय दुबई काबुल पहुंचा, और काबुल से नेक्स्ट डे ही जो है मैं कंधार गया। कंधार में मैंने 5-6 दिन खोजा, नहीं मिला, क्योंकि पहली इंफॉर्मेशन ये थी कि कंधार के अंदर वो कब्र है उनकी, लेकिन कंधार में नहीं थी। फिर मैं
गजनी वापस काबुल आया, फिर गजनी गया। मतलब मेरे को 2 महीने लगे लगभग प्रयास करने में। और मैं बहुत इंटीरियर जगह पर भी चला जाता था। कंधार के मैं ऐसे इंटीरियर प्लेसेस पे गया हूँ कि अफगानिस्तान के खुद के लोग ही डरते हैं वहाँ पे जाते हुए। और जैसे 1-2 बार मेरा एक अमानुल्लाह दोस्त बन गया था वहाँ पे, तो वो मुझसे बोलता भी था। वो कहता था भाई या तो तू पागल आदमी है या फिर जो है तेरे को कोई वो नहीं है मतलब। लेकिन फिर हेरात गया। हेरात ईरान बॉर्डर पर है। हेरात से मुझे पता चला जो मोहम्मद गौरी हैं, आपको बता दूं वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, वो सब अनपढ़ हैं वहाँ पे। एक शहर के बारे में दूसरे शहर के लोगों को भी नहीं मालूम है कि भाई वहाँ पे क्या है, क्योंकि लोगों का आना जाना बहुत कम है। तो हेरात से मुझे मालूम पड़ा कि जो मोहम्मद गौरी के जो भाई है ना, ये 2 भाई थे, गयासुद्दीन गौरी और शहाबुद्दीन गौरी। गयासुद्दीन गौरी बड़े हैं, उनकी कब्र और उनके फैमिली की जो कब्र है वो हेरात के अंदर एक बहुत बड़ी मस्जिद है, उसके अंदर है। और जो गयासुद्दीन गौरी के जो छोटे भाई है शहाबुद्दीन गौरी, उसको ही मोहम्मद गौरी बोलते हैं। वो गजनी का सुल्तान था। तो वहाँ पे जो वहाँ पे कर्मचारी थे, उन्होंने मुझे बताया कि इनकी कब्र वहाँ पे है गजनी के पास। तो फिर मैं वहाँ गया, फिर मैंने वहाँ जाके पता किया तो गजनी के पास एक जगह थी देयक, वहाँ पे मोहम्मद गौरी की और इन दोनों की कब्रें थी। तो फिर मैंने वो वीडियो भी बनाया जो आपने देखा हुआ यूट्यूब पे डाला हुआ है। वो पहले वीडियो बनाया, फिर मैंने कई प्रयास करे कि भाई इसको कैसे ले आए। पहले मैं वहाँ पे ठेकेदार बन गया। वहाँ पे मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस जो है वो पाकिस्तानी बन के कराया था कि मेरा नाम शादाब खान है और मैं पाकिस्तानी हूँ। फिर एट लास्ट पहला प्रयास विफल हुआ, क्योंकि मैंने कहा ठेकेदार हूँ, मैं इसको रेनोवेशन कराना चाहता हूँ। 2 दिन काम भी चला, आपको बताऊँ, मैंने थोड़ा सा करवा भी दिया था। लेकिन गांव के अंदर ना 2 पार्टी थी। एक पार्टी ने फिर मेरे को काम रुकवा दिया, पकड़ लिया। फिर जो वहाँ पे डीएम जो होता है ना, जिसको डीएम पता नहीं क्या बोलते थे वो अपनी भाषा में, उसके वहाँ हवेली टाइप की थी, वहाँ पर लेके कर गए। उसने मुझसे कहा कि अगर काम कराना चाहते हो तो ये पैसे आप हमारे पास जमा करो, हम करवाएंगे। फिर मेरे को तो अलग था मामला। मैं गया तो फिर नेक्स्ट अगले दिन मैं जब अपने बंदे को अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि अब आप यहाँ कभी मत आना, क्योंकि उसने वो जो डीएम था उसने ये बोल दिया है कि ये जासूस है और इसको अगली बार आए तो इसको पकड़ लो। फिर ये करा कि भाई इसको अब रात को खुदाई करते हैं। तो मेरे को एक गांव का बंदा था वहीं का ही, उसको वो मेरे को मिला, मैंने उससे बात की। लेकिन वो ये बोला पहले ये बात हुई कि भाई मैंने कहा कि भाई खुदाई कर देना वहाँ पे। तो वो कहने लगा कि उसके नीचे तो हीरे जेवरात हैं और इसके कारण हमारे कोई चोरी नहीं होती है। इलेक्शन के नतीजों के बाद मेरा बनता तो नहीं है, लेकिन लड्डू पेड़े खाने मैं फोन कॉल पहुंच रहा हूँ नीचे। एक खुशखबरी भी आपको सुनानी है और फाउंडर्स डे की सेलिब्रेशन भी शुरू होने वाली है मित्रों। पहुंचिए जल्दी फोन को। उसके बाद जो है खैर खुदाई की आपने उसके हाँ खुदाई की। और बल्कि जो मेरे साथ था वो जो मोहम्मद गौरी की जो कब्र थी उसको वो तोड़ रहा था। मैंने उसको मना कर दिया, क्योंकि मैंने कहा कि भाई फिर इनमें और हम में क्या अंतर होगा। जैसे मैं क्या इनके पूरे फैमिली की कब्रों पे गया था। गयासुद्दीन गौरी की जो कब्र थी हेरात में, इनका जो फादर था बहाउद्दीन सोम, इन दोनों का जो फादर थे, उनको पहाड़ों का सुल्तान बोलते थे। कंधार से 50 किलोमीटर इंटीरियर में
वो कब्र थी पहाड़ों के ऊपर। मैं मतलब चैलेंज है, कोई वहां जा ही नहीं पाएगा कभी। आप लेकर वो आए फिर मैंने हर समाधि से मिट्टी। मतलब इनके ग्यासुद्दीन गौरी का एक बोर्ड लगा हुआ था, वो फाड़ दिया था मैंने, वो ले लिया था। जो बहाउद्दीन सोम है, उनके जो फादर हैं, वहां से भी मैं पत्थर लेकर आया था निशानी के तौर पे कि इनको किसी को नुकसान नहीं किया। मोहम्मद गौरी की कब्र से भी लेकर आया था, उसको भी नुकसान नहीं किया। सिर्फ पृथ्वीराज चौहान जी और जो चंद्र बरदाई की थी समाधि भार मट्टी की कच्ची, उसको मैंने खोदा और जो चीज वहां से लेकर आ सकता था, एक पत्थर था, हाँ, वो चीज मैं लेकर तो आप टोटल कितने दिन रहे अफगानिस्तान? मैं पूरे 3 महीने रहा। चलिए, अफगानिस्तान आते हैं, उसके बाद खैर कलकत्ता पहुंचते हैं, उसके बाद फिर गिरफ्तार होते हैं और फिर आप वापस पहुंचते हैं। तो कहानी बता, एक सबसे अहम सवाल, उसके बाद खत्म करूंगा। आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है कि आप राजपूतों के आन बान शान के लिए लड़ते हैं और किसी हद तक जा सकते हैं, और इसी में फूलन देवी का कत्ल भी शामिल है। बेहमई कांड के बाद, ये आपका उस वक्त का वो भी थी बातें सारी कि बेहमई कांड में जिस तरह एक साथ लाइन में खड़ा करके फूलन देवी ने गोली मारी थी राजपूतों को, उस कांड के बाद फिर आप फूलन देवी के घर में भी थे, फूलन देवी के पास आपने बताया मिलने भी गए थे। उस कांड के बाद आपको फूलन देवी को लेके गुस्सा था आपके मन में, हाँ या ना? देखिए, जो मैं फूलन देवी के घर पर था वो फूलन देवी के कारण नहीं था, ठीक है। मैं उमा कश्यप के कारण था। मेरा परिचित उमा कश्यप थे, और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ दिल्ली उनके साथ आया था। वो लोग और भी कई राजनीतिक अपने कार्यक्रमों के लिए जाते थे देहरादून, उसमें ब्राह्मण नेता भी थे, दूसरे समाजवादी पार्टी के नेता थे, कई थे। तो मैं उनके साथ चला जाता था एज ए मतलब हेल्प करने के लिए उनकी, क्योंकि मेरे पास सुविधा थी, गाड़ी वगैरह थी। वो आपने बताया, हाँ, लेकिन बस फूलन ये देवी और उद्देश्य बेहमई था। कांड के बारे में आपकी क्या सोच? नहीं, जो मैंने बताया ना, देखिए भेमई कांड तो फूलन देवी ने जो है वो गलत किया था। इस बात को तो मैं बोलता हूँ, गलत इन द सेंस किया था। आपको शायद बहुत लोगों को तो मालूम भी नहीं है, जस्टिफिकेशन देते हैं। 2 बात मैं बता देता हूँ। एक तो फूलन देवी जो थी, उन्होंने उन लोगों को कभी नहीं मारा जिन लोगों ने उनका रेप किया था। अगर वो उनको मारती तो हम हमेशा उनकी वाहवाही करते, फेवर करते। फूलन देवी ने जो 22 लोग मारे थे, उनका रेप से कोई मतलब भी नहीं था। वो शादी अटेंड करने के लिए? हाँ, है ना। दूसरी बात है कि अगर रेप का ही रीजन था, एक गीता नाम की बच्ची है जिसको उन्होंने उसकी माँ की गोद से लेके नीचे पटक दिया था। वो उस पटक नीचे गिरने के कारण जो है हमेशा अपाहिज हो गई थी, और अभी जो है कुछ साल पहले उसकी डेथ भी हो गई लड़की की, उसी के कारण जो। तो आप मुझे बताइए, वो 2 साल की या 1 साल की बच्ची ने तो फूलन से रेप किया नहीं था। चलिए, मान लिया। अब मैं फिर वही जाता हूँ, करीब 17 साल पहले, 2001 की बात। टीवी पे हर जगह आपका वो आवाज गूंज रही थी कि हाँ, मैंने मारा फूलन देवी को। आज 17 साल बाद शेर सिंह राणा मेरे सामने बैठे और उनसे ही पूछ रहा हूँ, तो आज आप क्या कहेंगे कि मैंने नहीं मारा फूलन देवी को? मैं इसमें यही कहूँगा कि जो कोर्ट है हमारी, वो ये डिसाइड करेगा। मैं बोलने वाला कुछ होता नहीं हूँ। मेरी अभी क्या है कि जब मेरा केस ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेंडिंग है, मैं केस के रिगार्डिंग कुछ बोलने का हकदार ही नहीं हूँ। मैं समझ सकता हूँ, मैं कानूनी चाहूंगा भी आप नहीं बात करें। तो शेर सिंह राणा साहब, जो एक आखिरी चीज पूछ रहा हूँ, राष्ट्रवादी समान अधिकार एक जन आंदोलन है, और ये 16 दिसंबर को एक बड़ी रैली यहाँ गाजियाबाद कबीर नगर में करने जा रहे हैं। तो अब ये बताएं कि आप अभी जमानत पर बाहर आने के बाद ये क्या है, इसके जरिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, करीब 2 साल मुझे जेल से बाहर आए हुए हो गए हैं। इन 2 सालों में मैं अपने समाज के लिए, देश के लिए अच्छे काम करने के कोशिश प्रयास करता रहता हूँ। अभी
कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई बिना जांच करे एससी कानून में किसी को जेल ना भेजा जाए, क्योंकि कभी कभी इनजस्टिस हो जाता है, गलत आदमी जेल चला जाता है बेवजह। लेकिन जो हमारी केंद्र की सरकार है उसने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को पलटकर पार्लियामेंट के अंदर अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को खत्म कर दिया। और जो नया कानून है अब वो ये है कि देश की 80% आबादी, जिसमें पूरी जनरल कास्ट, पूरी ओबीसी, पूरा अल्पसंख्यक समाज आता है, उनको बिना जांच करे ही जेल भेजने का प्रावधान है। मतलब किसी ने अगर शिकायत करी तो जांच नहीं की जाएगी, पहले जेल में डाला जाएगा, 6 महीने जेल में रखा जाएगा, उसके बाद 6 महीने के बाद कुछ होगा, छूटेगा नहीं छूटेगा। हंगामा भी हुआ था। हाँ, तो इसी के कारण ये चुनाव भी हार गए 3 राज्यों में। तो हमने इस मूवमेंट को काफी समय से वैसे चलाया हुआ तो था। 16 दिसंबर को आप इसके लिए रैली कर रहे हैं? हाँ, लेकिन हमने अभी 16 सितंबर से पद यात्रा शुरू की थी मैंने सहारनपुर से, और 15 जिलों में इस यात्रा को लेकर गया, लोगों को जागरूक किया। और जो भी इससे पीड़ित हो, हमारी यात्रा का स्वागत, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, जाट हो, गुर्जर हो, ये हो, आपके पाल हो, कश्यप हो, मुसलमान हो, सिख हो, सब ने हमारी यात्रा का स्वागत किया।